हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं GK GS स्टडी चैनल और जिसमें आप प्रैक्टिस से देख रहे हैं BPSC TRE 4.0 के लिए एंड GRC LT सभी एग्ज़ाम के लिए है ये सीरीज़ आपकी। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए, इंटरनेट कार्य करता है तो केवल सर्किट स्विचिंग पर, केवल पैकेट स्विचिंग पर, दोनों सर्किट और पैकेट दोनों पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंटरनेट किस पर कार्य करता है फ्रेंड? केवल पैकेज और स्विचिंग पर कार्य करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे तेज कंप्यूटर मेमोरी कौन सी है? हार्ड डिस्क है, या DVD रोम है, कैश मेमोरी है, या स्टैटिक रैम है? तो सबसे तेज कंप्यूटर्स मेमोरी कौन सी है? तो ऑप्शन सी कैश मेमोरी है। आगे देखेंगे, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है तो डॉक्यूमेंट में जाती है, वीडियो कार्ड में जाती है, CPU में जाती है, हार्ड ड्राइव में जाती है। तो माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना कहाँ जाती है फ्रेंड? तो सूचना आपकी CPU में जाती है, सेंट्रल प्रोसेस CPU। ठीक है, मेमोरी में जाती है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है तो लेशर का है, डाटा मैट्रिक्स का है, मैनुअल का है, या फिर इम्पैक्ट का है? तो ज़्यादातर कंप्यूटर से सही क्वेश्चन है। तो डेजी व्हील ये प्रिंटर का प्रकार है इम्पैक्ट का। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी की डाटा स्वतः खत्म हो जाता है? तो कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः खत्म हो जाता है? CPU, हार्डवेयर, प्रोसेस, या फिर रैम का? तो ऑप्शन डी होगा, रैम का जो है ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अगर आप EMRS का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए ये बहुत बेहतर सीरीज़ है फ्रेंड। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, मीथेन निम्न में से किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है? तो देखिए, धान के खेतों से तो निकलती ही है मीथेन। ठीक है, तो दीमक की बाम्बी से भी निकलती है। तो ऑप्शन ए और दोनों राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव क्या है? तो वैश्विक ताप में वृद्धि है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हरित गृह प्रभाव क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो देखिए, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से क्वेश्चन ना आया हो। क्योटो प्रोटोकॉल या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप याद रखेंगे। तो देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो यह एक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो है, ठीक है, शामिल नहीं है पूछा गया है। तो मीथेन भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है, जबकि हाइड्रोजन आपका ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति थी। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति थी गवर्नर जनरल ने, या ब्रिटिश शासक ने, महात्मा गांधी ने, या फिर वायसराय? तो पहले जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती थी उनका पद क्या होता था? मतलब प्रश्न का यही मतलब है पूछने का। तो फ्रेंड, वो गवर्नर जनरल की पद भी नियुक्ति थी। ठीक है, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती थी किस नाम से होती थी? गवर्नर जनरल। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आप। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपर्युक्त कथन का श्रेय दिया जाता है। तो ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपर्युक्त कथन का श्रेय दिया जाता है अबुल कलाम आज़ाद को, लॉर्ड एटली को, लॉर्ड माउंटबेटन को, या फिर गांधी जी को? तो ऑप्शन बी, ठीक है, लॉर्ड एटली को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वैध शासन प्रणाली क्रियान्वित रही है। तो आप बताइए इस प्रश्न का आंसर। प्रश्न संख्या 12 है। तो देखिए, ना 1919 से 21 तक रही है, ना 1919 से 28 तक ही रही है। तो आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड, द्वैध शासन प्रणाली जो है आपका, ये 1921 से 1937 तक रही है। याद रखेंगे किसकी बात हो रही है? द्वैध शासन प्रणाली की बात हुई है। कब से कब तक रही है ये? तो 1921 से 1937 तक रही है। अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड। अगला प्रश्न है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1173, सेटलमेंट अधिनियम 1771, चार्टर अधिनियम 1813, या पिट्स इंडिया अधिनियम 1784? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो
बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो है ये पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के अंतर्गत की गई है। आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, सबको हम एक साथ नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन है छोटी, तो देखिए करके देखना ही पड़ेगा। निम्नलिखित में प्रभावी श्रवण के मूल कारक हैं, ठीक है। तो देखिए माता ग्रहण एक टक कड़ी दृष्टि से देखना और व्यवधान नहीं है, और ना ही आक्रामक प्रश्न लगातार संकेत करना, बार बार संचालन करना, ये भी नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विचारों को स्वीकार करना, विमर्श मुक्त प्रश्न पूछना, यही है, ठीक है। प्रश्न क्या था आपका कि प्रभावी श्रवण के मूल कारक, तो प्रभावी श्रवण के मूल कारक विचारों को स्वीकार करना, विमर्श मुक्त प्रश्न पूछना, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, और अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा संदेश ग्रहण कर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आंतरिक एवं बाह्य कारकों को क्या कहा जाता है? प्रतिपुष्टि, विखंडन, प्रवाहन या फिर शोर कहा जाता है। 15 नंबर का प्रश्न है आपका, तो ऑप्शन डी शोर कहा जाता है। अगर बाहरी चीज़ों को देखकर कक्षा में जो विद्यार्थी, जो मान लीजिए छुट्टी की ही आ गई, मान लीजिए हॉलीडे है, और हॉलीडे का संदेश सुनते ही विद्यार्थी कक्षा में आक्रामक हो जा रहे हैं, तो क्या होगा, शोर ही मचा रहे हैं, है ना। ऑप्शन डी होगा। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड, कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हो तो यूएसबी का पूरा रूप क्या है? तो यूएसबी का पूरा रूप क्या है फ्रेंड? तो यूनिवर्सल सीरियल और बस, यूनिवर्सल सीरियल और बस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए। जापान में मिनीमाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी? तो सीसा, कैडियम, पारा या फिर जिंक। 1 नंबर का प्रश्न है आपका, ठीक है। जापान में मिनीमाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुए थे? तो फ्रेंड ऑप्शन बी, पारा के कारण। अगला प्रश्न है, ताजा जलाशयों में जैविक प्रदूषण प्राथमिक स्रोत क्या है? आपको बता देना है, ये भी प्रश्न आपका अच्छे लेवल का है, ठीक है। तो ताजा जलाशयों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है? नगरीय क्षेत्रों से प्रवाह है, कृषि फार्मों से प्रवाह है, मल जल का बहिस्राव है, औद्योगिक जल का बहिस्राव है। तो ऑप्शन सी, मल जल का बहिस्राव है, ये प्राथमिक स्रोत है। अगला प्रश्न आप देखेंगे। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो कॉर्नवालिस था, वॉरेन हेस्टिंग, बेले जली या फिर बेंटिक था? तो वॉरेन हेस्टिंग था, ठीक है। कलकत्ता सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो डलहौजी के समय ही बिछाई गई थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? तो कैनिंग के, लॉर्ड लॉरेंस, सर हेनरी हार्डिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? तो ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग के समय में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित में किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? मतलब कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? तो देखिए ना 40वां है और ना ही 42वां है, तो आइए देखते हैं कौन सा संविधान संशोधन है। तो देखिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला है, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार का लोप किया गया है, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो मूल अधिकार ऐसा कौन सा है जो विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है? तो विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नहीं है पूछा है, नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ प्राप्त है? आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा या राज्यसभा के सभापति द्वारा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा जो है बैठक बुलाई जाती है, चाहे लोकसभा की हो और चाहे राज्यसभा की हो। अगला प्रश्न है,
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो 360, 200, 123 या फिर 356। तो अध्यादेश किसके तहत जारी कर सकता है? तो फ्रेंड ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 123, अनुच्छेद 123 के तहत संविधान भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखिए आप। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है? ठीक है, तो देखिए ये प्रीवियस ईयर के ही सारे प्रैक्टिस सेट हैं आपके, और प्रीवियस ईयर के मतलब जो 30-40 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से रहते हैं तो उनमें से है। तो मैथ और जो एक आध क्वेश्चन बहुत हार्ड है वो मैं स्किप कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित राज्यों में किसमें वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है? तो राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। क्या ऑप्शन आपका राइट होगा? तो फ्रेंड मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनों का क्षेत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु की निम्नलिखित सहायक नदियों में कौन पाकिस्तान से होकर नहीं बहती? तो रावी, ब्यास, सतलज या फिर चेनाब नहीं बहती है। तो फ्रेंड ब्यास नदी जो है नहीं बहती है, बाकी रावी, सतलुज और चेनाब बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य में कौन भारत में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? उड़ीसा, झारखंड, बिहार या फिर छत्तीसगढ़ है। तो ऑप्शन ए उड़ीसा है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे भारतीय डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीकी का जनक कहा जाता है? तो यशपाल, लालजी सिंह, UR राव या RP रस्तोगी को। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, लाल सिंह को डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीकी का जनक कहा जाता है। कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर है, विभेदीकरण स्तर, विमर्शीकरण या फिर अवबोध स्तर। तो विभेदीकरण नहीं है फ्रेंड, विभेद कहाँ पर करना है शिक्षण में। ठीक है। इसे मानव विकास की संकल्पना प्रारंभ करने का श्रेय प्राप्त है? तो जॉन्सकीन, अमर्त्य सेन, SG पीगू या फिर महबूब उल हक को। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, महबूब उल हक को मानव विकास की संकल्पना करने का श्रेय प्राप्त है। और अगला प्रश्न है आपका, भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 सामान्यता जाना जाता है। तो आइए देखते हैं 64 से 66 तक कर शिक्षा को क्या जाना जाता है। ये रहे आपके ऑप्शन, राधा कृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय या फिर राष्ट्रमंडल। ठीक है, तो कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निम्न में कौन सा बाकी अन्य से भिन्न है? तो हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, MSC एड्रेस या फिर IP एड्रेस। तो क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा IP एड्रेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FTP का संक्षिप्त रूप है? तो फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल, त्वरित स्थानांतरण प्रोटोकॉल, फाइल परिमार्गन प्रोटोकॉल, फाइल स्थानांतरण प्रक्रिया। FTP का बता देना है। तो फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल इसका संक्षिप्त रूप है। अगला प्रश्न है, डोमेनों में किसे अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है? तो ORG, नेट, EDU या फिर कॉम। तो फ्रेंड कॉम को। ठीक है, आप देखते हैं gmail.com। आगे देखेंगे, अब इसमें से बताइए कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो बीइंग, क्रोम, याहू या फिर गूगल। तो बीइंग का नाम सुना है क्या आपने? तो क्रोम है। ठीक है, ये सर्च इंजन नहीं है। आगे देखेंगे, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है, गूगल टॉक है, वाइबर है, व्हाट्सएप है या फिर सभी है। तो ऑप्शन डी ये सभी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है, कई प्राप्तकर्ताओं को तुरंत भेजा गया अप्रयाश्चित ईमेल कहा जाता है? वार्म, थ्रेट, वायरस या फिर स्पाम को। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, स्पाम को कहा जाता है। ठीक है, अप्रयाश्चित मतलब स्पैम का मतलब क्या होता है? मतलब उस पर कंप्लेंट कर दिया गया है, ID स्पैम हो गई, आपने सुना होगा। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? तो आप भली भांति जानते हैं 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इनको मिलान कर देते हैं। ठीक है, ये जलवायु परिवर्तन संबंध है और संधियों का वर्ष है। तो देखिए अर्थ जो समिट है, अर्थ समिट की संधि जो है 1992 में हुई थी। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 हुआ था। कानकुन एग्रीमेंट 2010 में हुआ था और पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था। अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो लेके इसको एक दो बार लगा लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
तो सभी आपका राइट मैचिंग है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका पहला ही राइट हो जाएगा कूट में। अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्व स्थानिक संरक्षण के उदाहरणों में शामिल नहीं है तो हॉट स्पॉट्स, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क या फिर होम गार्डन, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, होम गार्डन जो है शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, पर स्थान संरक्षण के उदाहरणों में शामिल नहीं है तो पवित्र जंगल, जीन बैंक, बीज बैंक, घरेलू बगीचा। तो ऑप्शन ए पवित्र जंगल शामिल नहीं है। हॉट स्पॉट की अवधारणा को विकसित किया था, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, तो ई हैकेल ने किया था, पी ओडम ने किया था, नॉर्मन मायर्स ने किया था या फिर कार्ल मार्क्स ने किया था। तो हॉट स्पॉट की अवधारणा को किसने विकसित किया था? तो ऑप्शन सी, ठीक है, नॉर्मन मायर्स ने किया था। अगला प्रश्न है, तो देखिए ये ऑप्शन तो नहीं आ पाएगा पूरा। देखिए, देश में आधुनिक तकनीकी आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई है? ठीक है, इसकी स्थापना जो है हुई है फ्रेंड 1876 ईस्वी में हुई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए इसे भी हम मिलान करते हैं, 20 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए मिलान करते हैं हम। तो देखिए, पूर्व बोस्टन ये अहमदाबाद में है, एक सेकेंड। तो देखिए, पूर्व जो बोस्टन है ये कहाँ पे है? अहमदाबाद में है, ठीक है। सूती वस्त्रों की राजधानी किसको कहा जाता है फ्रेंड? तो सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। तो 4 हो जाएगा, 2 4। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, ठीक है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, ठीक है। और भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो गुजरात को कहा जाता है या अहमदाबाद को कहा जाता है। तो पहला ही कूट आपका सही होगा, 2 4 3 1। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर से आपको सुमेलित कर देना है, तो फिर से आपको सुमेलित करना है। 21 नंबर का प्रश्न है। तो चलिए आसान सा है बिल्कुल। देखिए आप, कोसी परियोजना बिहार में ही है, पहले का पहला ही हो जाएगा। हीराकुंड परियोजना कहाँ पे है? तो आप जानते हैं उड़ीसा में है, ठीक है। और नागार्जुन सागर बांध आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है डैम, आंध्र प्रदेश में। और मयूराक्षी परियोजना ये पश्चिम बंगाल की हो जाएगी, है ना। तो एक का एक हो जाएगा, दो का तीन, और चार और दो, तो 1 3 4 2। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। 1 3 4 2, तो 1 3 4 2 आपका ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अग्निवलय या सर्कल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप आता है। तो अग्निवलय जो है फ्रेंड, या प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप 38%, 38 है कि 68 है? तो 68% है, ठीक है, 68% आता है। 23 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? ठीक है, अनुमेय प्राकृतिक आपदा है। तो भूकंप, चक्रवात, बवंडर या फिर प्रभंजन। तो क्या है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर है, भूकंप है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है ये बता दीजिए आप। तो ये प्रश्न रटा रटाया है, 100 किलोमीटर की है। आगे देखेंगे, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो क्रस्ट को, कोर को, मेटल को, या इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? 25 नंबर का प्रश्न है। तो मेटल को कहा जाता है व्हाइट ऑफ द अर्थ। अगला प्रश्न है, मेटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो मेटल में फ्रेंड सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो शुक्र, अरुण, बुध या फिर बृहस्पति। तो ग्रहों के 8 ग्रह हैं कुल आपके, जिनमें मंगल का 2 उपग्रह है, ठीक है, फोबोस एंड डीमोस है। और पूछा क्या गया है, मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है? ठीक है, तो मंगल और शनि के बीच में फ्रेंड बृहस्पति ग्रह आपका आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। और अगला प्रश्न आप देखेंगे,
ठीक है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? अब ये प्रश्न बताइए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, आप खुद ही बता दीजिए। तो बुध, शुक्र या फिर पृथ्वी, बृहस्पति। गले में एक्चुअली ज़्यादा दिक्कत है, मेरे कोल्ड है मुझे, सो बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे। तो देखिए, निम्नलिखित में किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? तो पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक है। पृथ्वी जितना लोड कहाँ पर है? ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब बताइए, सेबी के कार्यों में सम्मिलित है। तो सेबी के कार्यों में क्या सम्मिलित है? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज के कार्य को विनियमित करना नहीं है, ये तो नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, विनियमित करना है तो शेयर बाजारों में संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी के परिपूर्ण व्यापारों पर रोक लगाना है, प्रभुतियों के अंतरंग व्यापार को नियंत्रित करना भी है, तो सभी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? तो स्टॉक मार्केट से है, बैंकिंग से है, विदेशी मुद्रा ऑफ रिजर्व से है, या फिर आंतरिक व्यापार से है। तो बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? 30 नंबर का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ही हो जाएगा, स्टॉक मार्केट से है। ठीक है, चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न आप बताइए। ठीक है, अब ये प्रश्न बताइए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि नहीं। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है फ्रेंड 3287,263, 3287, ठीक है, 263। आप ऐसे याद कर लीजिए, 3287,263। ठीक है, आपके भारत का क्षेत्रफल का मोबाइल नंबर क्या है? तो 3287,263 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो प्रश्न कठिन लगे उसको 4 से 5 बार पढ़ लेना चाहिए और लिख भी लेना चाहिए, प्रैक्टिस भी कर लेना चाहिए। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। तो जुरेसिक भूखंड, आर्यव्रत, इंडियाना या फिर गोंडवाना लैंड। तो भारतीय उपमहाद्वीप मुख्यतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहा गया है? तो ऑप्शन डी होगा, तो गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड, ऑप्शन डी। भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये नहीं पूछा गया कर्क रेखा कहाँ से जाती है, ये पूछा गया कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कौन सा भारतीय राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो मणिपुर, मिजोरम, झारखंड या फिर त्रिपुरा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मणिपुर जो है ये भारतीय राज्य के कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न आप देखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न आप बताइए फटाक से। चलिए देखिए आप, नीलगिरी जो है ना, नीलगिरी ये डोडा बेट्टा है, हिमालय का क्या है? सागर माथा है, सतपुड़ा धूपगढ़ और अरावली आबू पर्वत है। ठीक है, तो देखिए सुमेलित करना था। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर मिलेंगी आपको? डोडा बेटा में मिल जाएंगी, 1 का 4 हो जाएगा। हिमालय का सागर माथा 1 हो जाएगा। अरावली जो है ये माउंट आबू पर्वत में, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। 3 का 2 हो जाएगा। और सतपुड़ा जो है धूपगढ़ में है। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3। तो 4 1 तो है ही नहीं इसमें, क्या मैंने गलत बता दिया? फिर से देखिए आप, चलिए फिर से मैचिंग करते हैं। फिर से देखिए, नीलगिरी डोडा बेटा, सतपुड़ा धूपगढ़, ठीक है, सतपुड़ा जो है धूपगढ़ हो जाएगा। और अरावली माउंट आबू पर्वत, और हिमालय जो है सागर माथा। अब जाके करेक्ट हुआ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन आपका सी राइट होगा। 4 3 2 1 राइट आंसर है। चलिए इस प्रश्न को आप बताइए। ठीक है, तो कौन सा युग है जो पहाड़ी दर्रा के संदर्भ में सही है? ठीक है, तो पहाड़ी दर्रा के संदर्भ में सही है, तो बताइए आप। तो देखिए, लिपू लेक जो है उत्तराखंड में है, बाकी आपका कोई सही नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, और अगला प्रश्न है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो नहीं बता देना है। तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए, जवाहर सागर डैम जो है राजस्थान में है, अर्जुन सागर आंध्रा में है, और गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। जबकि शिव समुद्रन जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है? केरल में नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ना, इनका कोई प्रत्यक्ष रूप से होता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है?
चलिए इनको भी आप मिलान कर देंगे। ठीक है, संस्था करती है भारत में राष्ट्रीय आय आकलन की कौन सी संस्था करती है? 8 नंबर का तो ऑप्शन भी हो जाएगा, योजना आयोग करती है। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए फिर से सुमेलित करना है आपको। तो देखिए योजना आयोग, ठीक है, तो अन्न योजना आयोग, तो इसका 1998 वर्ष है। ग्रामीण योजना ग्रामीण अवकाश योजना तो 1998 है। रोजगार छतरी ये भी 1999 है। और किसान मित्र योजना 1999। तो ये चारों आपका सुमेलित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? तो किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप कैसे की जाती है? एटीपी, एसटीपी, बीओडी या फिर डब्ल्यूबीपीएल? तो ऑप्शन सी बीओडी है ना। आगे देखेंगे, और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट ही है आपके लिए, पर इसको हम दिखाएंगे कैसे आपको। प्रश्न संख्या 12 है, इसको हम स्किप करते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 देखिए आप, ड्रेन बेल्ट की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? स्किप इसलिए किया मैंने प्रश्न को क्योंकि वो ऑप्शन आपके तितर बितर हैं, उनको हम इकट्ठा नहीं ला सकते हैं। तो ड्रेन ऑफ बेल्ट की अवधारणा किसने दी थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, रमेश दत्त, दादा भाई नौरोजी या फिर विपिन चंद्र? तो ड्रेन ऑफ बेल्ट की अवधारणा जो है दादा भाई नौरोजी ने दी थी। और अगला प्रश्न बताइए। तो अगला प्रश्न आप बताएंगे 14 नंबर का। ठीक है, तो आइए इसको मिलान करते हैं। तो अस्थाई बंदोबस्त किसने लाया था? तो होल्ट मैकेंजी ने लाया था। रैयत बंदोबस्त जो है ये जी विंगेट ने लाया था। ठीक है, और महलवारी बंदोबस्त जो है ये थॉमस लॉ ने लाया था। ठीक है, तो उनका 2 हो जाएगा। और बम्बई सर्वेक्षण जो है ये आपके अलेक्जेंडर रीड ने लाया था। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। तो अब एक बार फिर से देखिए आप, अस्थाई बंदोबस्त होल्ट मैकेंजी, महलवारी बंदोबस्त थॉमस लॉ, और रैयतवारी जी विंगेट, और बम्बई सर्वेक्षण अलेक्जेंडर रीड। तो 4 3 2 1। आइए देखते हैं किस कूट में है 4 3 2 1। तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन डी में है 4 3 2 1। तो चलिए फ्रेंड, अगला जो है प्रश्न आप बताएंगे। तो किस किस चीज़ से क्या सुमेलित है इस प्रश्न, ये ऑप्शन भले इतर बितर हैं तो इनमें जो है हम बता सकते हैं आपको। तो देखिए ऋग्वेद में मंत्र वगैरह थे। ठीक है, मंत्र वगैरह थे ज़्यादा। और सामवेद की बात करें तो सामवेद में संगीत था, सामवेद में संगीत था। ठीक है, एक सेकेंड। तो सामवेद में संगीत था फ्रेंड। और अथर्ववेद में जादू जादू मंत्र टोने टोटके वगैरह थे, है ना। तो जादू मंत्र टोने टोटके थे, टोने टोटके वगैरह थे। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम, चलिए इस प्रश्न को देखिए। ठीक है, तो देखिए कुरान जो है इस्लाम का था। ठीक है, बाइबिल जो है ईसाई की थी। और देखिए गुरु ग्रंथ साहिब और जातक जो है बौद्ध की थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जातक 2 1 4 4 3। ठीक है, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो 2 1 4 3 आप देखिए किस में है, तो ऑप्शन 4 में है। 4 इज राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो सर्वाधिक जो है तेज गति का प्रिंटर आपका लेजर प्रिंटर होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो बहुत अधिक कीमत, वातानुकूलन की समस्या, परिकलन की क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार, बहुआयामी उपयोग। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, परिकलन क्षमता और बृहत स्मृति भंडार। अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न आप देखिए, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ही पहला होगा राइट। वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा फोरट्रेन है। ठीक है, उसे ऐसे याद करेंगे, फोरट्रेन। आगे देखेंगे, कौन सी वह मूल अधिकारिका है जिसे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 है, अमेरिका का संविधान है, ब्रिटिश संविधान है, यूएस घोषणा पत्र है। तो वह मूल अधिकारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है,
क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, भारत शासन अधिनियम 1935 है। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न बताइए आप, ठीक है। चलिए इसको भी मिलाते हैं, इस प्रश्न को। तो मौलिक अधिकार देखिए कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के अमेरिका के अधिकार पत्र, ठीक है। और राजनीति के नीति निदेशक तत्व ये कहाँ से लिए गए हैं? जस्ट ए सेकेंड। तो चलिए फ्रेंड, ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के अधिकार पत्र से, और राज्य नीति निदेशक तत्व आयरलैंड संविधान, और मंत्रिमंडल सरकार ये कनाडा का संविधान, और केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है ये ब्रिटिश संविधान से, ठीक है, ग्रहण किया गया है। तो इसको आप देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? तो इनमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, इसमें संघ और राज्य सरकारों का संविधान है। तो क्या है? ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, इसीलिए ये बड़ा है। अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या फिर निर्वाचन आयोग है? तो ऑप्शन सी, भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है? ठीक है, तो शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है फ्रेंड? व्याख्यान है, विमर्श, विचार विमर्श है, निरूपण है या फिर वर्णन है? 25 नंबर का प्रश्न ऑप्शन सी हो जाएगा, निरूपण है इसमें। अगला प्रश्न है,